আছে কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। की राजनीति में 1947 में मुस्लिम जो लोगों ने एक मांग की, पार्टीशन की, उसमें सीधे तौर पे कोई लगाव नहीं, कोई छुपाव नहीं, कोई बटाव नहीं, सीधे क्लियर तरीके पे मुस्लिम लोगों ने मांग की। जो यहाँ थे मुस्लिम लीडरशिप, उन्होंने मांग की, उनको बंटवारे में मिला। उसके बाद भी जो वोटों का ट्रेंड है, क्या ये कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म के आधार पर वोट करता है, जबकि इतना डिवीजन है? क्योंकि मैं जब बंगाल का वो उदाहरण देता हूं, उधर का केरल का, तो हिंदू वोटर सीपीएम को वोट करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और 47 के बंटवारे में कांग्रेस एक पार्टी थी जो मुस्लिम लीग के मुखालिफ थी, अभी वो सबसे बड़ी अगर पार्टी के लिए वोट करते हैं। और ये जो जिहाद शब्द है, ये जो जिहाद वर्ड बोलना, उस देश में जिसने इसके ब्रंट को सबसे ज्यादा झेला हो, दुनिया के देशों में इतना ज्यादा अत्याचार, इतने ज्यादा हमले, और तमाम औरंगजेब से लेके तमाम चीजों के नक्शे पर आपको दिखाई देते हैं, टूटे हुए मंदिर, भग्नावेश, और उसके बावजूद ये सब चीजें सुनना, मतलब मैं बहुत ही अलग तरीके से आपसे सवाल कर रहा हूं, साफ बोलकर, कि क्या हिंदू कभी धर्म के नाम पर वोट करता है या मुसलमान धर्म के नाम पर वोट करता है? क्या इस देश में ट्रेंड क्या है दोनों का? बात तो ये है कि ये 3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहला, जो हमारे संविधान से भ्रम पैदा किया गया, धर्म और मजहब को एक बता दिया गया। धर्म आपका निजी मामला है, धर्म आपका आचरण है, जबकि जो मजहब है या जो रिलीजन है वो कमांडमेंट पे आधारित है, वो उसमें आदेश है, आपको ये करना ही करना है। एक जिसको वन गॉड कहा जाता है वो वास्तव में ओनली गॉड है। तीनों जो आपके अब्राहमिक रिलीजन हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों प्रॉफिट पे आधारित हैं। उनकी एक उनका मैसेंजर है या उनका पैगंबर है, और एक उनकी पुस्तक है। सनातन में तीनों ही बातें नहीं है, कोई कमांडमेंट नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ डिस्क्रिप्शन है। दूसरी बात, सलमान खुर्शीद की बात अगर आप करें तो ये कोई नई बात नहीं है। सलमान खुर्शीद में फरवरी 2012 में जब यूपी असेंबली का चुनाव चल रहा था, तब उन्होंने लखनऊ में और फर्रुखाबाद में भी ऐसे ही बयान दिया था कि जब बाटला हाउस में न्यू दिल्ली के इलाके में जब एक पाकिस्तान के आतंकवादियों से और जो लोकल उनके स्लीपर सेल से जब पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, उसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की जान भी चली गई थी, तब सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी रात भर बहुत रोई थी कि वहाँ मुसलमान मारे गए। और उस समय ये आजमगढ़ के एक गांव था, उसके 4-5 लड़के उसमें मारे गए थे उस घटना में। तीसरी घटना हुई अभी जब शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब सलमान खुर्शीद वहाँ बच्चों से आज़ादी आज़ादी के नारे लगवा रहे थे। तो ये हुई 2 बात। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे इस्लामी जिहाद के पक्ष में केरल में, बंगाल में प्रदर्शन होना कोई नई बात नहीं है। अभी फरवरी के महीने में या 3 महीना पहले ही केरल में हमास के नेताओं ने वीडियो के माध्यम से एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया, हजारों की भीड़ जुटी और वहाँ पे जिहाद का नारा दिया गया। ये अभी हुआ है केरल में। और अभी पिछले महीने ओवैसी का एक वीडियो वायरल हुआ कि साहब ओवैसी जो है हैदराबाद के कसाईयों के मोहल्ले में टहल रहे हैं और वहाँ वो गाय काट रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं और काटो और काटो। तो ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, और ये केवल खाली मुसलमानों को भड़काने के लिए नहीं हो रहा है, ये बाद में दुनिया को बताने के लिए हो रहा है, जिसको कहते हैं वोकिज्म, यानी सांस्कृतिक मार्क्सवाद, कल्चरल मार्क्सिज्म, जो आजकल आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जो गाजा के पक्ष में और हमास के पक्ष में जो इस समय आप आंदोलन देख रहे हैं, जो UCLA है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजल्स, और कई यूनिवर्सिटीज़ में पुलिस ने घुस करके वहाँ छात्रों को बड़ी मुश्किल में काबू किया है, बहुतों को गिरफ्तार किया है।
कई और तमाम प्रोफेसर्स को अरेस्ट किया है। तो ये ग्लोबल रेड जिहाद है। ये जहां कभी आपको जिहाद सुनाई पड़ता है, इसके पीछे हर जगह कम्युनिस्ट खड़े हुए हैं। वो चाहे भारत हो या चाहे वो आपका लंदन हो, चाहे पेरिस हो या अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हो, हर जगह जिहाद के पीछे आपको कम्युनिस्ट नज़र आएंगे। वही भारत में हो रहा है, वही अमेरिका में हो रहा है। और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जो इस समय हमास के पक्ष में, फिलिस्तीनियों के पक्ष में जो आंदोलन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसको इंडिया से भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो सलमान खुर्शीद की भतीजी ने जो मारिया उमर ने जो बयान दिया है कि वोट जिहाद होगा, ये कोई मासूमियत का कोई उदाहरण नहीं है। ये सोची समझी साजिश है कि कैसे इंडिया के इलेक्शन को डिस्टेबलाइज किया जाए, कैसे बदनाम किया जाए और कैसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए ग्राउंड बनाया जाए। कल जिस तरीके से एक 100 स्कूलों में एक रशियन आईपी एड्रेस से मेल आता है कि आपके यहाँ बॉम्ब लगा दिया गया है। ज़रा सोचिए, अगर एक स्कूल में संख्या छात्रों की, बच्चों की 1000 है, तो अगर 60,000 से 1 लाख के बीच में बच्चे हो गए और उनके 2 पेरेंट्स हो गए, यानी 2-3 लाख की भीड़ एकाएक नोएडा में, दिल्ली में सड़कों पे उतर आती और उस वक्त कोई वहाँ पे कोई आतंकवादी घटना कर दी जाती, तो पूरे देश का इलेक्शन का माहौल ख़राब हो जाता। ये पूरी तैयारी थी। लेकिन और ये हो सकता है कि ये ट्रायल बैलून रहा हो, वो दिल्ली पुलिस की, नोएडा यूपी पुलिस की एफिशिएंसी को, मैं आपकी बात को, मेरा जो चाहते हो एक पिन पॉइंटेड सवाल ये है वीरेंद्र सर, मेरा सवाल ये है कि ये अभी तक का अगर हम वोट पैटर्न देखते हैं, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं ये क्योंकि आज़ादी के बाद से ही लगातार ये कहा जाता है कि इनको खतरा है, इस्लाम को खतरा है तमाम, लेकिन वोटिंग पैटर्न क्या कहता है कि हिंदू क्या ध्रुवीकृत होता है क्या? जो 70 इस देश में 85-80% हिंदू है, क्या वो कभी ध्रुवीकृत हुआ है क्या? डाटा कहता है क्या? और क्या मुस्लिम भी उसी तरह वोट पैटर्न करता है जैसे हिंदू वोट पैटर्न करता है? जिस तरीके का मजहब की बुनियाद पे कम्युनल पोलराइजेशन मुसलमानों का होता है, वैसा हिंदुओं का हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके की जो है, जो हमारा धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, वहाँ किसी के प्रति नफरत नहीं है। हम किसी को काफिर नहीं कहते, हम किसी को गैर नहीं कहते, हम किसी को वाजिबुल कत्ल नहीं कहते, हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। तो भारत में जाति पोलराइजेशन तो होता है, कभी एक्सट्रीम परिस्थितियां हो गई, जैसे 93 में इलेक्शन हुआ था असेंबली का, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद, तो ऐसा कुछ इलाकों में देखने को मिला था, वो भी शहरी क्षेत्रों में। लेकिन धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन इस यहाँ कभी होता ही नहीं है। जो लोग ऐसा मानते हैं, ये समस्या केवल उनकी ये है कि वो धर्म और मजहब और धर्म और रिलीजन को वो एक मान लेते हैं, ये समस्या होती है। तो ऐसा कोई पोलराइजेशन यहाँ नहीं होता है। ये सब जो हरकतें आप हो रही हैं बंगाल में, केरल में, या सलमान खुर्शीद के द्वारा या उनकी भतीजी के द्वारा, ये केवल मुसलमानों को मजहबी बुनियाद पे इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भारतीय चुनाव को, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश है। और जो सीईओ, जो प्रसार भारती के फॉर्मर सीईओ थे शशि शेखर वेम्पाति, उन्होंने तो विदेशी अखबारों में छपे हुए 5000 आर्टिकल का कंपाइल करा करके एक स्टडी भी कराई है। और अभी हाल में 10 दिन पहले सैम पिट्रोडा का एक ट्वीट भी आया है, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अखबारों में जितनी बहुत ही पॉइजनस एंटी हिंदी, एंटी इंडिया, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू जो रिपोर्ट छपी है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा, तो पूरे दुनिया में ग्लोबल डीप स्टेट की ओर से ये कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चल रहा है। और उसी के ये टूल्स हैं जो इंडिया में हो रहा है, जो फर्रुखाबाद में हो रहा है या जो बंगाल में हो रहा है, ये सब उसके प्रॉक्सीज हैं। एक बार कहीं ना कहीं मैं तापस के पास जाऊंगा, क्योंकि तापस ये बात आप मुझे बता पाएंगे, क्योंकि सवाल बहुत सीधा है, मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं पूछ रहा हूं और उसको कोई शुगर कोटेड भी नहीं कर रहा हूं। आपने इतने सालों से वहां रिपोर्टिंग की, लगभग 2.5 दशक आपका हो गया। इस्लामिक जो वोटिंग पैटर्न है वहां का, जो मुस्लिम लोगों का है और हिंदुओं का वोट पैटर्न है, उन दोनों में क्या कोई अंतर है? क्योंकि अगर हम लोग ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को ध्रुवीकृत किया जा रहा है, तो वोटिंग पैटर्न क्या है वहां का, वो क्या कहता है?
जी देखिए, पश्चिम बंगाल की वोटिंग को अगर आप बात देखें तो कांग्रेस या लेफ्ट के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में जो माइनॉरिटी वोट बैंक है कांग्रेस के पक्ष में रहा है, लेकिन लेफ्ट के ज़माने में ऐसा, हालांकि ये ट्रेंड 2016 के बाद से हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण इस लेवल पर किया जा रहा है कि ध्रुवीकरण का जो जो रिफ्लेक्शन है वो हमें देखने को मिल रहा है। कभी बीजेपी हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती है तो तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती है। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी वोट बैंक का ट्रेंड देखें, अगर कोलकाता शहर की, अगर अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन एरिया में ध्रुवीकरण का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इलाकों में होता है मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया, 24 परगना जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाके हैं, उन जगह पर, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में अगर आप की बात करें तो दंगों का इतिहास है, लेकिन पिछले 2 या 3 दशकों में जो दंगे हमने हैं उसके कंपैरिजन में अगर पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ दंगे बहुत ज़्यादा हुए हैं। और जब भी कभी दंगे होते हैं कहीं ना कहीं हिंदू बैंक कंसोलिडेट होता है यूपी की तरफ, जो मुस्लिम वोट है वो कंसोलिडेट होता है तृणमूल कांग्रेस के ओर। लेकिन राजनीतिक दल जो है, ये सारे राजनीतिक दल को पता है कि इनका वोटिंग पॉकेट्स कौन से हैं। जहाँ जहाँ वोटिंग पॉकेट्स है वहाँ वहाँ विवाद करा करके दो समुदायों को हमने देखा है कि भिड़ते हुए, और इसके पीछे एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ज़रूर काम करता है, क्योंकि जब भी कभी किसी जगह पर दंगे होते हैं वहाँ ध्रुवीकरण देखने को मिलता है, वहाँ पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो तभी जो वोट बैंक है वो स्प्लिट हो जाता है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल के वोटिंग पैटर्न नहीं रहा है, लेकिन पिछले 5, 6 या 8 सालों में ये पैटर्न चेंज होते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं उनके जहन में ये घुसाया जा रहा है कि मेरी बात शायद सही से वो नहीं हो रही। मैं क्लियर पूछ रहा हूं कि क्या मुस्लिम वोट एम ब्लॉक, मतलब एक साथ इकट्ठा होकर वोट करता रहा है पहले भी? क्योंकि ये तो तय है कि हिंदू में डिवीजन होना है, नहीं तो जो पार्टी हिंदू वोट ले लेगी वो तो एक तरफा जीत ही जाएगी। लेकिन क्या मुस्लिम वोट का जो पैटर्न है लंबे समय से वो कैसा दिखता है? क्या वो भी इसी तरह से डिवाइड होता है कि नहीं मेरा कैंडिडेट होगा या मेरी जाति के हिसाब से होगा, ऐसा होगा, या फिर एक धर्म के आधार पर वोट पड़ता है? जी देखिए, कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा, अगर पश्चिम बंगाल के ओवरऑल राजनीति की बात करें, यहाँ तृणमूल कांग्रेस मेजॉरिटी में है, और तृणमूल कांग्रेस अगर किसी जगह पे कैंडिडेट खड़ा करता, अगर यूसुफ पठान की बात कर ले, यूसुफ पठान मुसलमान है, उन्हें पिच किया गया है बहरमपुर से, अधीर रंजन चौधरी एक कद्दावर नेता उनके खिलाफ। लेकिन यहाँ पे इस समय जो स्थिति लग रही है कि यूसुफ पठान नाम का शायद उतना बड़ा असर नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी साथ में, ममता बनर्जी माइनॉरिटी के साथ में, ये एम ब्लॉक जो है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के पक्ष में अभी तक है। इस पैटर्न में कोई बदलाव अभी तक कम से कम देखा नहीं जा रहा है। जी, मैं एक बार उनके पास जाऊंगा, पंकज जी के पास, लेकिन पहले अभी हमारे रिपोर्टर तापस ने जो टीटी किया है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनवा देता हूं, क्योंकि हुमायूं कबीर को इस बयान पर कोई खेद या किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं है। वो सुन लेते हैं जरा। আছে কত ধানে কত চাল হয়, 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি, কোনোদিন হবে না। माफ़ कीजिए, मैं चूंकि हमारे अभी रिपोर्टर ने जो इंटरव्यू लिया था वो लूट अभी नहीं हुआ, खुद तापस अभी इंटरव्यू लेके आए थे और हुमायूं कबीर से बात की थी, जिसने साफ तौर पर कहा कि मैं इसके लिए कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो जानते हैं इन बयानों से उसके समर्थकों में एक बहुत और खुशी की लहर होगी। क्योंकि मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था वो सवाल मुझे लगता है कि बचते हैं लोग, मैं अभी आगे जाऊंगा वीरेंद्र जी के पास, लेकिन मैं पहले पंकज जी से पूछ रहा हूँ। पंकज जी, ऐसा क्या है वहाँ मुस्लिम वोटों का, अगर आप बताएं कि क्या मुस्लिम वोट भी इसी तरह से डिवाइड होता है जैसे हिंदू अलग अलग कास्ट में वोट करता है, या एकदम अलग अलग हो जाता है कि 70% हिंदू इधर हो गए, 80% और मुस्लिम एक तरफ? क्या पैटर्न है वहाँ का?
देखिए, फर्रुखाबाद का जो वोटिंग का जो पैटर्न है, खासकर अगर हम हिंदू और मुस्लिम का अलग करें, तो हिंदू जो वोट है, उसका कैंडिडेट जो जाति का होता है और जो पार्टी के जाति के हिसाब से वोटिंग होती है, वो वोटिंग पैटर्न पर करते ही करते हैं। मसलन अगर कोई यादव खड़ा है तो वो यादव परसेंटेज वोट ले जाएगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, तो उसको कुछ भाग यादव का मिलेगा। लेकिन मुसलमानों के केस में चूंकि केवल धर्म के आधार पर वोट का डिवीजन और पोलराइजेशन होता है, उसके अंदर कोई फैक्टर्स नहीं काम करते, तो वो डिपेंड करता है कि जो पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े हैं, वो आमतौर पे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों को ही मुस्लिम वोट मिला करता है। अब मुस्लिम, अगर वो बहुजन समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट मजबूत खड़ा है, वो एक रीडिंग करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए, और तो उसी ओर डाइवर्ट होते हैं। पिछले पैटर्न में भी यही नजर में आया था। और वर्तमान में चूंकि बहुजन समाज पार्टी ने आया है और समाजवादी पार्टी का अलायंस के साथ चुनाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो वोटिंग का पैटर्न है वो दो तरफ जाने का चांस बनेगा। या तो बहुजन समाज पार्टी की ओर वो वोट करें, या वो समाजवादी पार्टी की वोट करें। बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट है, उसका कैंडिडेट अपने लिए कितना प्रभावशाली शो कर पाता है, अपने आप को कितना मजबूत दिखा पाता है, ये डिपेंड करेगा कि मुसलमान उसको वोट करे या नहीं करे। यही मेन कंपटीशन केवल यही है समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में, कि कौन जीता हुआ कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ कैंडिडेट नजर आए। और इसी की जद्दोजहद में एक तीखे बयान, एक कंट्रोवर्शियल पैटर्न शुरू होता है। और ये तो अभी शुरुआत है। सलमान खुर्शीद का अभी पहला ही दौरा था यहाँ पर। इससे पहले भी के चुनाव में उन्होंने खूब कंट्रोवर्शियल बयान दिए, नो डाउट। ऐसी कोई कभी कभी कोई समस्या खड़ी नहीं हुई, मुकदमे होते हैं और चुनाव के बाद वॉलंटरी वो खत्म हो जाते हैं। तो पैटर्न सिर्फ यही बनता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, और उस जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, उसी को मुसलमान वोट करेगा इकट्ठा होकर के। और उस इकट्ठा करने के लिए, उस पोलराइजेशन को करने के लिए इस तरीके के बयानों का होना कोई नई बात नहीं है। और सलमान खुर्शीद तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वैसे भी नेता रहे हैं, तो वो किसी भी देश के किसी कोने में कोई बयान देंगे तो उसका प्रभाव पूरे देश में जाता ही जाता है। और अभी पश्चिम बंगाल से अगर किसी ने कुछ कहा है, कल को राजस्थान से कोई कोई कहेगा, तो ये एक पैटर्न जाएगा। और कांग्रेस पार्टी अपने आप को उससे सिर्फ यही पल्ला झाड़ेगी कि नहीं, हमारा ये पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन सलमान खुर्शीद अपने आप में कांग्रेस पार्टी का एक इंडिया अलायंस का एक बड़ा फेस है, तो ये एक प्रभाव डालेगा ही डालेगा। और उनके कार्यकर्ताओं में, उनके मुस्लिम वर्ग में एक जोश पैदा होगा वोटिंग के लिए। तो ये जी पैटर्न कंटिन्यूस चलता ही रहता है यहाँ पर। जी और मैं वोट जो है दो आसपास जाता है। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट फर्रुखाबाद में नहीं मिलता है। यहाँ पर जी वोट या तो समाजवादी पार्टी को मिलेगा या मैं बहुजन। अभी प्रधानमंत्री जी को भी सुन लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं लगातार इस पर। एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा। जी इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। और साथियों,
संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी न, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है और न ही रुकती है। ये लगातार कहा जाता है कि हिंदू ध्रुवीकरण किया जा रहा है, हिंदू ध्रुवीकृत हो रहा है, लेकिन जब वोटिंग पैटर्न की बात की जाती है, जिस पर मैं बात कर रहा हूं और वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा। वीरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि जहां 70%, 80% मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज है, वहां बिल्कुल सीधा सवाल है, कोई उसमें मिलावट नहीं है या किसी तरह का शुगर कोटिंग नहीं है, आपको लगता है जैसे हैदराबाद में या मालाबार के उन हिस्सों में या फिर किशनगंज में, या उसमें आपको लगता है कि उन सीटों से हिंदू जीत सकता है, हिंदू उम्मीदवार, जिसमें 70% मुस्लिम? ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। और एक कांग्रेस के बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, हमीद दलवाई, उनके बेटे भी हाल तक राज्यसभा के मेंबर थे, शायद अभी भी होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने जो है आज़ादी के बाद की मुस्लिम पॉलिटिक्स और इन सेकुलर इंडिया में बहुत विस्तार से लिखा है इस बारे में कि वहाँ की क्या साइकी है। और जैसा मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में भी आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने भी भारत में जो कुछ भी मुसलमानों को पोलराइज करने के लिए जो कुछ भी हो रहा है, उन्होंने उसके पीछे विदेशी हाथ का हवाला दिया है। और इसके पहले भी प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, विदेशी ताकतें, कुछ लोग मुझको पीएम बनते नहीं देखना चाहते। और आज उन्होंने और खुलासा कर दिया कि वो एक कमजोर सरकार चाहते हैं। तो मुसलमानों को तो हमेशा इस्तेमाल किया ही गया है। अब की बार उसमें नया एंगल ये जुड़ गया है कि इसके बहाने भारत के चुनावों की, भारत की लोकतंत्र के प्रति जो विश्व में जो विश्वसनीयता है, उसको खंडित किया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कह चुके हैं, भारत लोकतंत्र की जननी है। डेमोक्रेसी ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है। हमारा लोकतंत्र उनकी डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ तो 2500 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास है लोकतंत्र का। और जो आज यूरोप में है, वो तो अब्राहमिक आइडिया है, जो हमारे लिए जो हमारा नहीं है। और फिर आपके सवाल पे आता हूँ कि बाकायदा लोग, हमेशा कोशिश ये हो रही है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने और इवन अखिलेश यादव ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा है कि हमें ये कांग्रेस के साथ जो गठबंधन करना पड़ रहा है, ये केवल मुस्लिम क्लर्जी, मुस्लिम लीडरशिप के दबाव में करना पड़ रहा है, ताकि मुस्लिम वोट डिवाइड ना हो। और इसमें अब ये नया एंगल जुड़ गया है कि इसी के बहाने भारत के लोकतंत्र को कलंकित करो, उसकी विश्वसनीयता को खंडित करो। और जैसा पूरे विश्व में और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो बयान चल रहा है, और आज ही खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से कि किस तरीके से सो कॉल्ड इंडियन
जो भारत के जासूसों को वहाँ से निष्कासित किया गया है। और हालांकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर ने, वहाँ के पीएम ने और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, दोनों लोगों ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। लेकिन ये खबर दिल्ली के अखबारों में कुछ में छपी है अंग्रेजी में आज। तो बाकायदा ऑर्गेनाइज गेम चल रहा है, पोलराइजेशन भी करो, बीजेपी को जहाँ हरा सको हराओ, और साथ ही मोदी अगर जीत जाएं, सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएं, तो ये कहो कि साहब ये चुनाव ही खंडित है। आप देख चुके हैं अभी एक हफ्ता पहले ईवीएम को लेकर के लोकतंत्र के ऊपर कितने सवाल खड़े करने का प्रयास किया गया। तो ये बहुत गहरा षड्यंत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रहा है, और जिसको कहा जाता है ग्लोबल डीप स्टेट, जो चलता है आपके लंदन। प्रधानमंत्री वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने जिहाद शब्द को कहा है कि आप समझते हैं, तो जिहाद से आम आदमी क्या समझता है? जो प्रयोग किया है, इससे ये जिहाद शब्द का जो प्राइम मिनिस्टर ने आज उपयोग किया है, ये बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर है और कितने भयानक स्तर का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और अभी केवल 2 ही फेस हुए हैं पोल के चुनाव के, अभी 5 चरण बाकी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज आगाह किया है, आज चेतावनी दी है और लोगों को कहा है कि जाएं डिक्शनरी खोलें और जिहाद का माने खोलें, अर्थ समझें। और जिहाद हमेशा होता है जो नॉन बिलीवर है, जो अल्लाह रसूल को नहीं मानता, जो काफिर है, जो साफ साफ कहा गया है। इसमें कुछ छुपाने की बात है ही नहीं, ये तो डिक्शनरी मीनिंग है। और गूगल सर्च में कोई जाके देख ले जिहाद का माने क्या होता है और काफिर का माने क्या होता है, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज इतना खुलासा करके अगर कहा है, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि अभी और षड्यंत्र होंगे। ये नोएडा के स्कूलों को ईमेल भेजने के बाद से ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। अंतिम चरण की चुनाव जो 1 जून को है, तब तक ये चलेगा। और आज तो 2 मई है, अभी तो पूरे जो है 30 दिन बाकी हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर का ये कहना आज खोल करके पाकिस्तान का हवाला देना, और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि पहले डॉजियर जाते थे, अब हम डोज देते हैं पाकिस्तान को। तो ये भी बात बहुत खुलासा उन्होंने आज कर दिया है। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से एक हफ्ता पहले जो कहा था कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में कि ये पूरा मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, आज प्राइम मिनिस्टर ने जिहाद की बात कर दी है। तो इसको केवल सांप्रदायिक और या फासिस्ट कह के अब आप टाल नहीं सकते। इसका साफ साफ मतलब समझना पड़ेगा। और आप देखिएगा भारत में जो वोकिस्ट हैं, यानी आवाज की तारीख में कांग्रेस पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी है। वो बिल्कुल उसका पूरा एजेंडा कल्चरल मार्क्सवाद है, सांस्कृतिक मार्क्सवाद है, जिसको अमेरिका में कहा जाता है वोकिज्म। और वो इंडिया में भी आ चुका है, बहुत मजबूत हो चुका है। जिस तरीके से लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, LGBTQ का एजेंडा दिल्ली में चल रहा है, और जिस तरीके से उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने बहस चली, आपने देखा ही है। तो ये सब इंडिया में भी बहुत मजबूत हैं, और ये मेट्रो सिटी में बहुत मजबूत हैं। और तो इसी को देख ही रहे हैं। मैं एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज काफी इस पर बोला है, यानी देश के चुनाव के सारे नई चीजें दिख रही हैं। वो अगर हमारे पास है, उस बाइट को अगर चलाना चाहें योगी आदित्यनाथ की, हम लोग उसको देखें। जी। भगवान शिव ने भी राम की उपासना की, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है।